तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओशिनो के एपिसोड 7 बस के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में अकाने सुसाइड करने वाली थी, बट एको से बचा लेता और उसे शांत कर रहा था। और हम देखते हैं कि लव नाव की पूरी कास्ट थी वो अकाने के लिए चिंतित थी। बट तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता और अकाने और एक्वा को पुलिस स्टेशन ले जाता। और वहीं पे काना और रूबी इस बारे में बात कर रही थी कि कैसे अकाने को बुरी तरह बैश किया जा रहा था। तो रूबी को लग रहा था कि जब कोई पब्लिक फिगर बन जाता तो ऐसी चीज़ों के यूज टू हो जाता। बट काना के अकॉर्डिंग ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। ऐसे भी लोग होते हैं जो इस चीज़ के यूज टू नहीं हो पाते। और साथ ही में जो अकाने थी वो भी टीनेज में थी और वो पहली बार ही ऐसे अब्यूज़ को एक्सपोज हुई थी। तो उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई थी। और तभी मियाको भी बताती है कि रियलिटी डेटिंग शो थी ये पूरे वर्ल्ड में ही फेमस थी, लेकिन इन शो की वजह से 50 लोग की जान चली गई थी। जिस वजह से कुछ कंट्रीज़ ने लॉ बना दिया था कि जो ऐसे जो कास्ट मेंबर्स होंगे उन्हें शो के बाद में काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। और इन रियलिटी शो में जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो मैक्सिमम केसेस में शो के बजाय कास्ट को टारगेट किया जाता है। और लोग भी फ्री स्पीच के नाम पे जो कास्ट मेंबर्स थे उन्हें ट्रोल या फिर अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं बिना ये चीज़ जाने कि इससे वो उन कास्ट मेंबर को फोर्स कर रही थी जिससे वो मर भी सकते हैं। और तभी मियाको को कोई कॉल आती है जो उसे बताता है कि वो पुलिस स्टेशन में था। और वहाँ पे हम अकाने को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसकी मॉम उसे शांत कर रही थी। और जब उन्हें पता चलता कि अकाने ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था एज वो नहीं चाहती उन्हें चिंतित करना, तो वो रोना शुरू कर देती हैं। और इसके बाद मियाको भी वहाँ पे पहुँच जाती हैं और वो एक्वा पे बहुत ज़्यादा प्राउड थी। एज भले ही एक्वा लोगों में डिसइंटरेस्टेड दिखाई थी बट वो भी लोगों की परवाह करता था। और एक्वा का मानना था कि जब भी कोई हेल्प मांगे और अगर ये चीज़ टाइम पे ना की जाए तो बहुत देर हो सकती है। और तभी वहाँ पे लव नाउ की बाकी कास्ट भी आ जाती है और यूकी अकाने को थप्पड़ मार देती है एज वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी। और इसके बाद एको काइंड से पूछता है कि अब वो कैसे प्रोसीड करना चाहती है एज वो शो को छोड़ सकती है क्योंकि वो एक माइनर थी और जो कुछ भी हुआ था उसे डायरेक्टर को ही अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। तो उसे क्विट करने पे जो पूरे स्टाफ थे उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन अकाने ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी ताकि उसे काम मिल सके और एक फेमस एक्ट्रेस बन सके। और इस चीज़ में उसकी हेल्प बहुत ज़्यादा लोगों ने की थी। तो चाहे अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो लेकिन वो फिर भी क्विट नहीं करना चाहती थी और सभी उसी सपोर्ट कर रही थी। और वो प्लान कर रही थी साथ में काम करने का ताकि इस पूरी चीज़ को एंड कर सके। और जो करंट सिचुएशन थी उससे एको बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्सा था। एज जो प्रोडक्शन टीम थी वो फ्लेम्स को भड़का रही थी और नेटिजन्स बिना सोच समझे कमेंट कर रही थी और ये दोनों ही एक्वा को पीस आउट कर रही थी। तो इसके बाद एक्वा कुछ रिपोर्टर को स्कूप देता है कि कैसे अकाने ने सुसाइड का ट्राई किया था और ये न्यूज़ बहुत जल्दी फैल जाती है जिससे कंट्रोवर्सी हो रही थी जिसकी वजह से जो कुछ नेटिजन्स थे इस चीज़ से बैकआउट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो अकाने की ट्रोलिंग या फिर मलिशियस कमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस पूरी चीज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी जिस वजह से जो अकाने की शो में अपीयरेंस थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया था। और ये बात भी क्लियर नहीं थी कि रिटर्न करेगी या फिर नहीं। और वहीं पे एक्वा अपने प्लान को शुरू कर देता है
और वो मैमचो से सभी कास्ट मेंबर्स की फ़ोटोज़ और वीडियोस मांगता। एज जो प्रोडक्शन क्रू था वो लव न्यो को इस तरह से एडिट कर रहा था कि अकाने को एक विलन दिखाया जाए। एज वो प्लान कर रही थी शो को एंटरटेनिंग बनाने का, तो एक प्रकार से इविल एक्टिंग या फिर स्टेजिंग कर रही थी। लेकिन एको के पास भी एक्टिंग स्किल्स थी, तो जब तक उसके पास में मटेरियल्स होगी तो वो इस शो को उनके व्यू पॉइंट से दिखा पाएगा। और मैमचो भी इस प्लान के लिए एग्री कर लेती है। एस उसके अकॉर्डिंग जो भी लोग अकाने को ट्रोल या फिर बैश कर रही थी वो रियलिटी में बहुत ज़्यादा कम थी। और जब से सुसाइड का टॉपिक बाहर आया था तो मैक्सिमम लोग साइलेंट हो गई थी। एस उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अकाने पे अटैक करना चाहिए या फिर उसे डिफेंड करना चाहिए, तो सभी लोग आंसर्स को ढूंढ रही थी। तो अगर वो लोगों को एक एम्पैथेटिक या फिर सहानुभूति वाला व्यू पॉइंट देते हैं तो सब लोग उन पे बिलीव करेंगे कि वो सही साइड में थी। और जो पूरी चीज़ थी इसे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी, तो लोगों का करंट व्यू पॉइंट या फिर ओपिनियन था वो उसे आराम से ओवरराइड कर सकते हैं। और अगर वो एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो को ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट करते हैं तो इस पूरी चीज़ से बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट होगा। और मैमचो प्लान कर रही थी खुद ही वीडियो को अपलोड करने का। एज एको कस्टमर एनालिटिक्स यानी कि वीडियो को कब और कैसे अपलोड करना है कि मैक्सिमम रीच मिले इसके बारे में आइडिया नहीं था, तो वो भी इस चीज़ को मैमचो पे छोड़ देता। एज वो किसी भी चीज़ को वायरल करने में एक प्रो थी और कैंगो भी वीडियो में म्यूज़िक देना चाहता। एज वो अपने बैंड के लिरिक्स भी खुद ही लिखता था, तो वो श्योर था इस वीडियो को इमोशनल बना सकता है। और यूकी भी एको को एडवाइस करती है कि जब वो अकाने गले मिली थी उन्हें उस सीन को भी वीडियो में ऐड करना चाहिए। एज वो सीन भी शूट हुआ था और भले ही उसे शो में यूज़ नहीं किया गया था बट उसकी शूटिंग अभी भी स्टाफ के पास ही थी जिसे वो बरी कर रही थी। और ये सुन के एक्वा डायरेक्टर से मिलने चले जाता है जो कि एडमिट करते हैं कि फुटेज उनके पास ही थी बट उसे नहीं दे सकते। एज अगर ये फुटेज सरफेस करती है तो लोगों को पता चल जाएगा कि स्टाफ ही कुछ कास्ट मेंबर को एज अ विलन पोर्ट्रे कर रही थी। और जितनी बैशिंग या फिर हेट अकाने को मिल रही थी वो इस शो पर डाइवर्ट हो जाएगी। और डायरेक्टर से बताते हैं कि ऐसे रियलिटी शो को लोग इसलिए इन्जॉय करते हैं क्योंकि ऐसे शोज़ में थोड़ी बहुत रियलिटी होती है और उनके अकॉर्डिंग उन्हें अकाने को फोर्स नहीं किया था, ये उसकी खुद की चॉइस थी। एज अगर उसे फुटेज के साथ में कोई भी इशू होता तो उसे यूज़ नहीं करती। लेकिन एको से बताता कि अकाने के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक स्ट्रॉन्ग सेंस थी जिस पर डायरेक्टर भी एग्री करते हैं। बट एको के अकॉर्डिंग जो अकाने थी वो बस 17 साल की ही थी और इतनी उम्र में बड़े लोग प्रोफेशनल लोग बट फिर भी वो गलती करते हैं। और डायरेक्टर से पूछते हैं क्या वो अडल्ट होने के बावजूद एक बच्चे को ना बचाना चूज़ करेगा, जो सुन के डायरेक्टर को अकाने का हार्डवर्क याद आता है और ये फुटेज को एक्वा दे देता है, जिसके बाद एक्वा एडिटिंग स्टार्ट कर देता है और कुछ टाइम के बाद में उस वीडियो को बना लेता है जबकि बाकी बस उसे देख रही थी। और इसके बाद वो सभी लोग इस वीडियो को ट्वीट कर देते हैं जिससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था और बस एक दिन के अंदर इस वीडियो में 74,000 रीट्वीट हो जाते हैं। और अकाने भी इस वीडियो को देखती है जिससे इमोशनल हो जाती है और इस वीडियो की वजह से जो अकाने की इमेज थी वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही में जो लव नाउ था उसकी पॉपुलैरिटी भी सॉलिडिफाई हो रही थी। और इस वीडियो के बाद जो अकाने की क्रिटिसिज्म थी वो एक हद तक रिजॉल्व हो गई थी। एज जो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म थी वो कभी भी फुली रिजॉल्व नहीं हो सकती। और नेक्स्ट दिन अकाने सेट पे आती है जहाँ पे एक्वा, यूकी और मैमचो थे और वो उन्हें बताती है कि नेक्स्ट फिल्मिंग सेशन से वो शो पर रिटर्न करने वाली थी, जिस पे सभी बहुत ज़्यादा खुश थे बट साथ में चिंतित भी। तो इस पे मैमचो अकाने को एडवाइस करते कि उसे भी एक करैक्टर प्ले करना चाहिए। एज जो एक करैक्टर था उसके शील्ड के रूप में रहेगा और जब भी उसे बैशिंग या फिर ट्रोलिंग मिलेगी
तो उस करैक्टर को मिलेगी, जबकि उसका ट्रू सेल्फ बिल्कुल ठीक रहेगा। और एक के अकॉर्डिंग यही सेम चीज़ रियल लाइफ में भी अप्लाई करती है। तो अकाने भी इसके लिए मान जाती है, बट समझ नहीं आता उसे किस तरह का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए। एज वो एक एक्ट्रेस थी तो किसी पर कैरेक्टर को पुल ऑफ कर सकती है। तो इस पे यूकी उसे पूछते कि उसे किस प्रकार की लड़कियां पसंद थी, और अब दोनों मैमचो और यूकी इस बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। और इस पे एक्वा उन्हें आई के फीचर बता रहा था। तो मैमचो नोटिस करते कि सेम फीचर एक आइडल आई में भी थे, और अकाने सब कुछ नोट कर रही थी। एज वो प्लान कर रही थी वैसा लड़की बनने का जिसे एक्वा लाइक करता हूँ। एज एक्वा ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, और वो उसके साथ में उसके वॉस्ट टाइम में भी था, तो फेवर को रिटर्न करना चाहती थी उसकी आइडल गर्ल का रोल प्ले करके। लेकिन एक्वा अकॉर्डिंग आई को इमिटेट करना पॉसिबल नहीं था, एज नेचुरल बॉर्न थी। लेकिन वहीं पे अकाने आई के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर देती है, और वो आई की पर्सनालिटी, फेशियल फीचर, हैबिट से लेके उस रिलेशन के बारे में पता कर रही थी। और वो इतनी सारी डिड्यूस करती है कि आई एक सिक्रेटिव पर्सन थी जो कि डेवलपमेंट डिसऑर्डर के साइन शो करती है, जो कि तभी होते हैं प्यूबर्टी में सेक्स किया जाए। लेकिन जब आई 5 साल की हुई थी तो उसने इम्प्रूवमेंट शो की थी, जिसका रीज़न किसी को पता नहीं है, बट हम जानते कि तब एक्वा और रूबी पैदा हुई थी। तो अकाने आई के बारे में बहुत ही डीप रिसर्च कर रही थी, और वहीं पे काना एक्वा को बताती है कि अगर अकाने क्विट कर देती तो उसकी राइवल कम हो जाती। लेकिन एक्वा को समझ नहीं आ रहा कि काना अकाने के बारे में ऐसा क्यों फील कर रही थी। तो काना उसे बताती है कि अकाने थिएट्रिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थी एक गिफ्ट परफॉर्मर के रूप में। और नेक्स्ट दिन अकाने फिर से शूट पे आ जाती हैं और सभी स्टाफ से माफ़ी मांगती हैं एज उसकी वजह से जो भी तकलीफ़ हुई थी, और उन्हें कहते कि अपना बेस्ट देगी। और जब वो एक्वा को देखती है तो आई को कम्प्लीटली इमिटेट कर रही थी, जिस पे एक्वा खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और यहीं पे एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो आज का काफ़ी सही था, एज हम देखते हुए अकाने का डिसीजन था वही खतरे रिजॉल्व हो जाता है। और साथ ही में अकाने आई पे डीप रिसर्च कर रही थी, और वो आई के छोटी छोटी बात को नोट कर रही थी ताकि उस तरह इमिटेट कर सकें। और इस चीज़ में वो बहुत कुछ रिड्यूस करती है जो कि बिल्कुल ठीक था, और इतनी इन्फॉर्मेशन अभी एक्वा को पता नहीं है। और लास्ट में हम देखते हैं कहानी को जो कि कम्प्लीटली आई को इमिटेट कर रही थी, और यहाँ तक कि उसकी आइज़ भी आई की तरह हो जाती है एज उनमें एक स्टार अपीयर होता है, जिससे एक्वा को भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो नेक्स्ट में देखिए अकाने इस रोल को निभा पाती या फिर नहीं, तो आपसे हम नेक्स्ट में ही मिलते हैं। तो बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।